इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप चैप्टर के दूसरे जोन में एंटर कर गए हो। कैसे एंटर कर गए हो? आपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की कहानी सुनी, देखा कि कैसे डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज जरूरी है, पर उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी जरूरी है। कंजर्व करना होगा, उन्हें सही तरह से प्लान करना होगा। ठीक है, वो सब कुछ देखा आपने चैप्टर में। आपने फिर लैंड को समझा, तो लैंड एज ए रिसोर्स को आपने समझा कि हम उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, इंडिया में क्या लैंड यूज पैटर्न है। अब लैंड एक रिसोर्स है तो उसके सामने चैलेंजेस हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब वो जानने के बाद में आपने ये भी देखा कि डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, कंजर्वेशन के मेजर्स क्या है। ये सारी चीजें जान ली, समझ ली। कंजर्वेशन मेजर्स जो आपने लैंड में पढ़े थे वो आपको सॉइल में भी मदद देने वाले हैं। अभी आपके मन में एक जोर से सवाल आया है क्या, कि सॉइल और लैंड में डिफरेंस क्या है सर आखिर। ठीक है, तो पहले डिफरेंस समझते हैं हम। देखो क्या होता है ना कि अभी तक बचपन से हम उसको अल्टरनेटिव वे में यूज करते आए कि जहां एक शब्द लैंड बोल दिया, जहां मुंह में सॉइल शब्द आ गया वहां सॉइल बोल दिया, खत्म बात। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस हैं तभी पढ़ रहे हैं। देखो लैंड क्या हो गया आपका, इन जनरल जमीन हो गई। ठीक, माउंटेन भी लैंड, प्लेटू भी लैंड, प्लेन्स भी लैंड, आइलैंड भी लैंड, सब लैंड। ठीक है, जो भी जमीन है जहां पे पैर टिक सकते हैं, डूबोगे नहीं, वो जमीन हो गई, लैंड हो गई वो। लेकिन अब जब आप क्या करते हो कि उस लैंडमास को, जैसे कोई लैंडमास है, उस लैंडमास को आप आइडेंटिफाई करते हो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। आप बोलते हो कि लैंडमास का इतना पार्ट जो ये ब्लैक सॉइल है, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है सॉइल वहां पे ब्लैक है। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करते हो लैंडमास का इतना पार्ट जो है ये क्या है, रेड एंड येलो सॉइल है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रहा है, क्या है, और लाल पीली जमीन है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये मिट्टी वाला जो हिस्सा होता है वो सॉइल हो जाता है। कह सकते हो आपकी टॉप सॉइल जो होती है, मतलब लैंड इन जनरल पूरी जमीन हो गई, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन होता है, डिफरेंट फर्टिलिटी लेवल होता है, उस हिसाब से आप अलग अलग तरह की सॉइल्स को क्लासिफाई कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो। ये लैंड और ये सॉइल आया समझ में ये? ठीक है, अब बहुत से लोग बोलोगे हाँ सर आ गया समझ में। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, एग्जाम में भी नहीं आएगा, बुक में भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए जरूरी था। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, तो सॉइल जो है ना, सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कैसे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? ऐसे है कि ऐसा नहीं कि एक दिन में, दो दिन में अपने आप को रिन्यू कर लेती है वो, लेकिन आप देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि मिट्टी बनती बिगड़ती रहती है। ऊपर की जो सॉइल होती है, तो सॉइल में क्या हो रहा है कि पेड़ गिर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स गिर रहे हैं, दफना दिए जा रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, हम सब मिलकर मिट्टी में, मतलब ऐसे बोलते हैं ना मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसके मुझे साइंस समझ में आया, क्योंकि अल्टीमेटली सॉइल अपने आप को रिन्यू करती रहती है। तो सॉइल क्या हो गई, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, सॉइल इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। सॉइल एक तरह से अच्छी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, तो उससे क्या होगा, प्लांट वहीं पे ग्रो होने वाला है। तो सॉइल एक तरह से मीडियम होता है प्लांट ग्रोथ का। इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, छोटे मोटे से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कहां रहेंगे, उनका घर कहां है, मिट्टी में। तो उस तरह से सॉइल एक तरह से क्या करती है, इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अल्टीमेटली सॉइल इट इज अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, सॉइल को आप ऐसे देख सकते हो कि एक अपने आप में लिविंग सिस्टम है, बन रही है, बिगड़ रही है, बिगड़ कैसे रही है, तो अभी आपको मैं सॉइल इरोजन भी बताऊंगा। बह के नदियों में चली जाती है, नदियों से समुद्रों में चली जाती है, हम उसे खराब कर देते हैं। तो वो सारी चीजें लास्ट में पढ़ने वाले हो आप, लेकिन उसके पहले ये देखोगे आप कौन कौन सी सॉइल्स होती है। आया ना समझ में? तो उस तरह से सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब सॉइल बनती कैसे है? मैंने आपसे कहा ना कि अलग अलग तरह की सॉइल होती है। सॉइल्स में आप क्या करने वाले, मल्टीपल सॉइल्स को पढ़ोगे, तो वो सॉइल्स अलग अलग, एक सॉइल दूसरी सॉइल से अलग कैसे हो जाती है। लैंड का काम अच्छा है सर, यहां से वहां तक जितनी भी जमीन दिख रही है, पैर टक पा रहे हो, सब लैंड। लेकिन सॉइल में तो ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। ये बोलती कि हम ब्लैक सॉइल है, तुम बोलते हो कि तुम रेड एंड येलो हो। ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या है, देखो, रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ठीक है, तो रिलीफ मतलब वहां का रिलीफ क्या है, माउंटेन पे अलग तरह की सॉइल होगी, समझ लो अच्छे से, प्लेटू पे अलग तरह की सॉइल होने वाली, प्लेन्स पे अलग तरह की सॉइल होने वाली, तो वहां का रिलीफ फीचर इंफ्लुएंस करता है। पेरेंट और बेड रॉक, जैसे अगर देखोगे ना, पेरेंट और ये बेड रॉक जो रहता है नीचे, जो सबसे नीचे बेड रॉक रहती है, ठीक है, वो क्या करती है, इंफ्लुएंस करती है कि उसके ऊपर क्या आएगा। अब दिखती बात है ना कि जैसे पेरेंट्स रहेंगे वैसे बच्चे होंगे, क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे जो पेरेंट रॉक रहेगी उसके ऊपर जो टॉप सॉइल बनने वाली, वो उसी से इंफ्लुएंस होगी, क्लियर। फिर क्या है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो क्लाइमेट हो गया कि वहां का क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश नहीं हो रही, तो एरिड सॉइल बन जाएगी, अभी आपको मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो उस तरह से क्लाइमेट, वेजिटेशन वहां पे कैसा है, वहां पे किस तरह की लाइफ फॉर्म है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। सॉइल ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं बनती है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अलग अलग तरह की सॉइल बनती है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जो सारे पैरामीटर्स बताए ना, अच्छे से समझ लेना। क्या होता है कि आप जैसे कलर हो गया,
कलर एक पैरामीटर लेते हैं कि रेड है और ब्लैक है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम सॉइल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज हो गया, टेक्सचर हो गया। अब टेक्सचर में बात करेंगे, एरिड सॉइल का टेक्सचर छूने पे अलग लगेगी, एलुवियल अलग लगेगी, ठीक है। दिखने में चाहे हो सकता है एक जैसी हो, लेकिन एरिड में क्या होगा, कंकर थोड़े मोटे मोटे होंगे और एलुवियल में एकदम सॉफ्ट सॉइल होगी। तो उस तरह से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम सॉइल्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different types. कौन कौन से टाइप्स हैं, ये रहे आपके सामने टाइप्स, ये प्लेट पे सजा के आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। आपको सारे सॉइल टाइप्स पढ़ना है अच्छे से, क्यों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज, ये जो मैप देख रहे हो आप, आपकी बुक का ही है, ठीक है। तो ये मैप को रोज तकिए के नीचे रख के सोना है, क्यों, क्योंकि यही मैप जो है इस चैप्टर से मैप वर्क में आता है, ठीक है। मैप वर्क में और कुछ नहीं आता है, इस चैप्टर से सिर्फ यही आता है मैप वर्क में कि आपको ये चीजें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ ये? तो मैप वर्क के लिए ये मैप इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सॉइल कंट्री में कहां पाई जाती है। वो जब मैं आपको एक एक सॉइल पढ़ाऊंगा ना, तो उसका रीजन भी समझाते जाऊंगा। रटना कुछ नहीं पड़ेगा, समझना है बस चीजों को, तो हम समझ भी लेंगे इसको। क्लियर है? इस वीडियो में हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया सॉइल एज ए रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और डिपेंडिंग ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, कलर, थिकनेस, कंपोजिशन, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप हर सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। और हम कह सकते हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिफरेंट सॉइल्स देखी जा सकती है, क्लासिफाई की जा सकती है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एलुवियल सॉइल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, ना आपकी कहीं ट्रेन जा रही है ना मेरी कहीं ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो अच्छे से समझना, ऐसा पढ़ना कि यहीं पे आपका क्लियर हो जाए सारा सब कुछ। क्लियर? तो अब देखो, एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल फाउंड इन इंडिया। अब ये जो लिखा है ना स्टेटमेंट, बस यूं ही नहीं लिख दिया कि इच्छा हुई तो लिख दिया, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? क्योंकि आप देखोगे तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड पूरा नॉर्दर्न प्लेन कवर किए हुए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, आपको एक बैंड जो है राजस्थान गुजरात में देखने को मिल जाएगा, और ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। बहुत जगह तक एलुवियल सॉइल फैली हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सॉइल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल को माना जाता है, ठीक है। फर्टाइल है, इंपॉर्टेंट है, खेती होती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इस सेंस में वाइडली स्प्रेड और इंपॉर्टेंट सॉइल तो है भैया, ठीक है। अब कैसे बनी, कहां पे है, उसके और क्लासिफिकेशन जो है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी समझाता हूं आगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन और लोकेशन की अगर हम बात करें तो दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। अब पुरानी यादें ताजा करो, क्लास 9th ड्रेनेज चैप्टर जो आपने पढ़ा था, तो आपने ध्यान होगा आपको कि हाँ, इंडस रिवर जो है, तो इंडस रिवर जो है इस तरह से यहां से यहां निकल गई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, गंगा रिवर, तो ये गंगा रिवर ये आ गई पूरी, ठीक। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर। अब अगर आप देखोगे ना, तो एलुवियल सॉइल का जो रूट है या फिर एलुवियल सॉइल का जो एरिया है, वो भी इन्हीं रिवर्स के आजू बाजू है। मतलब ये जो इंडस के फिर जो ट्रिब्यूटरीज है ना, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, ये सारी रिवर्स, तो एलुवियल प्लेन भी पूरा यहीं पे पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स का और एलुवियल प्लेन का आपस में कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो मैं समझाता हूं। एलुवियल सॉइल बनती है एलुवियम से, ठीक है, फर्टाइल एलिमेंट जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अब वो फाइन पार्टिकल्स आते कहां से? पहाड़ों से। अब पार्टिकल्स के तो पैर निकले नहीं जो दौड़ के आ जाएंगे, ठीक है, वो पार्टिकल्स आते हैं नदियों के द्वारा, ठीक है। तो रिवर क्या करती है, अपने साथ वो पूरा मटेरियल बहा के लाती है पहाड़ों पे से, और वो पूरा मटेरियल जो है तो डिपॉजिट कर देती है रिवर्स। तो नदन प्लेन में से क्योंकि रिवर्स निकल रही है, तो नदन प्लेन में पूरा मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये क्लैरिटी रखना है आपको इस तरह की कि फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो फॉर्मेशन में यहां पे लिख दिया कि दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो सिर्फ पढ़ के आगे नहीं पढ़ना है, लॉजिक समझो उसके पीछे का। रिवर्स अपने साथ फर्टाइल एलुवियम लेके आती है, फर्टाइल फाइन पार्टिकल्स लेके आती है, और जहां से रिवर निकलेगी वहीं डिपॉजिट करेगी। ऐसा तो नहीं दूर फेंक देगी रिवर उठा के, ठीक है। तो वो वहां पे आपको क्या मिलेगा, नदन प्लेन्स में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और क्या है देखो, ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी। तो आप फॉर्मेशन में 2 पॉइंट ध्यान रख सकते हो, एक तो हिमालयन रिवर्स के कारण फॉर्म होती है ये एलुवियल सॉइल, और दूसरा डेल्टास भी एलुवियल सॉइल बनाते हैं। डेल्टा क्या चीज है, ठीक है, तो डेल्टा ये है, ठीक है। ये क्या है, तो एक रिवर जो होती है, रिवर जब कोस्टल एरिया में मिलने वाली रहती है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है ना, वो डेल्टा कहलाता है। तो अगर आप ध्यान करोगे तो आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा है कि यहां से जितनी भी नदियां निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां क्या करती है, डेल्टा बनाती है अपना, कहां पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। समझ में आ रहा है ना? जिसने 9th में थोड़ा सा दिल लगाया था सोशल साइंस के साथ में, उनके लिए आसानी रहेगी। क्लियर?
तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो डेल्टा बनता है, ठीक है, रिवर का जो माउथ रहता है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेल्टा बना है, रिवर अपने साथ क्या लेके आ रही थी, वहां के एल्यूवियम, तो वह एल्यूवियम को वो डिपॉजिट कर देती फर्टाइल एलिमेंट को। तो एक स्ट्रिप जो आपको ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन पे भी देखने को मिलेगी एलुवियल सॉइल की। ये क्लियर हुआ? अब देखो मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, और मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं कि अब आपको मैप पे ध्यान हो रही है चीजें कि कहां कौन सी सॉइल पाई जाती। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपका यही मैप आता है। इस चैप्टर से मैप वर्क में इतना ही रहता है कि आपको इस तरह से शेड कर दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि एलुवियल सॉइल कहां पे है, ये सॉइल कौन सी है। ठीक, अगर और ही ज्यादा आपके टीचर बहुत स्मार्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन इसमें भी बना देंगे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे एलुवियल सॉइल क्यों पाई जाती है। ठीक है, वाई एलुवियल सॉइल इज फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आपको सिंपल से लिखना है बिकॉज ऑफ द डेल्टास फॉर्म्ड बाय द रिवर फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स। कौन कौन सी रिवर है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आया ना समझ में? जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग सुनो भैया, ठीक है, आप लोगों को भी इस तरह से एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बाद में फिर दुनिया भर के फैक्ट्स ऐड करते रहना। ठीक है, चलो, तो क्या हो गया कि दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये हो गया। दूसरा आपने देख लिया कि डेल्टा जो है, डेल्टा भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। मूविंग ऑन, ठीक है, आप देखते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हो गया। ठीक, तो मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है, लोकेशन नदर्न प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, हाँ एक स्ट्रिप इसकी राजस्थान में भी है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है एक तरह से किसका, नदर्न प्लेन में जो सॉइल पाई जाती है उसका ही। ठीक, यहां पे नॉर्थ ईस्टर्न में जहां से ब्रह्मपुत्रा बहते हुए आती है वहां पे भी पाई जाती है। तो लोकेशन फॉर्मेशन क्लियर हुआ, लोकेशन फॉर्मेशन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, पता है, अभी तो बता दिया मैंने, फिर लिख के आया। ठीक है, तो बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल होती है तो उसमें क्या काजू बादाम थोड़ी ना होते हैं। फर्टाइल होती है, इस मतलब क्या है कि इट कंटेन एजुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि जो मिनरल्स उसको फर्टाइल बनाते हैं वो क्या है, पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है और लाइम है। ये सारा कंटेंट होता है। 3 शब्द याद कर लेना। ठीक है, तो पेडोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो ना अभी, तो 3 शब्द याद कर लो। फिर क्या है, आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप। तो शुगर केन, पैडी, पैडी मतलब राइस, ठीक है, व्हीट, ये सारी क्रॉप्स ग्रो भी की जाती है और इस रीजन में। ये यहां पे ध्यान कर लो, फायदा कहां मिलेगा, एग्रीकल्चर चैप्टर में। चैप्टर 4 में भी आपको इस तरह से याद रहना है कि देखो एलुवियल सॉइल जहां है वहां व्हीट प्रोड्यूस होता है, तो अब दिखती बात है पंजाब हरियाणा जो है तो यहां पे व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एलुवियल सॉइल है। आए ना समझ में? उस तरह से अदर सीरियल्स, तो जो दूसरा अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी, वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, उसी के साथ साथ में पल्सेस, तो दालें जितनी भी होती हैं, 3 दाल के नाम बता देना। ठीक है, और किचन में घुस के अगर आइडेंटिफाई कर ले तो आपको सलामी है। ठीक है, कौन कौन सी अलग अलग पल्सेस है उनके नाम बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। क्लियर हुआ? चलो, तो आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब देयरफॉर रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखो हर चीज आपस में जुड़ी हुई रहती है। अब आपको पता है कि हाँ एलुवियल सॉइल है नदर्न प्लेन में, ठीक है, नदर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल है, नदर्न प्लेन बहुत फर्टाइल होता है, मतलब एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है। तो अब इसी कारण से क्या देखते हो आपकी यही रीजन डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, दिल्ली। तो इस रीजन में इतनी पॉपुलेशन होने का कारण यह है कि क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखोगे, अब सॉइल ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 साल पहले बनी है, ये तो लाखों साल से बनी हुई है। तो अर्ली सिविलाइजेशंस की बात कर लो, अर्ली सिविलाइजेशंस के बाद में या फिर देख लो कि कंट्री में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है तो इस रीजन में ज्यादा है। कंट्री छोड़ो, वर्ल्ड वाइड जो है नदर्न प्लेन्स की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए तो नदर्न प्लेन उनमें गिना जाता है कि हाँ इस रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्लियर हुआ? तो देयरफॉर रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, खेती भी होती है। और जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी लैंड यूज पैटर्न में कि पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है तो वहां पे नेट सोन एरिया में 80% एरिया आ जाता है, मतलब स्टेट का 80% जो लैंड मास है, जो सॉइल है, वो उस पर खेती की जा रही है। तो कारण क्योंकि वो फर्टाइल है, वहां पे खेती भी वहीं करोगे ना जहां फर्टिलिटी होगी। अब बंजर जमीन पे खेती क्यों ही करोगे आप? समझ में आया ना? ये तो सारे कारण क्या है, सारे फैक्टर्स आपस में कनेक्टेड है, बस समझने वाली बात है। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं अब क्या है। तो दी एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और उस हिसाब से उसे द्वार, चौस एंड तराई के रीजन में क्लासिफाई कर दिया जाता है पेडीमोंट प्लेन में। अब ये क्या बवाल है सर, ये 3-4 शब्द तो समझ में नहीं आते, सिर पे से निकल जाते हैं ऊपर से। ठीक, चलो सिंप्लीफाई करते हैं उसको। देखो अब क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करना है चीजों को, ठीक है, आंखें बंद कर लो, आवाज सुन के विजुअलाइज करना चाहो तो वैसा कर लो। ठीक, गहरी गहरी सांसें लेना। और क्या है कि आप हिमालयाज जो है, यह हिमालयाज है, ठीक है, नदर्न मोस्ट पार्ट में आपको हिमालयाज देखने को मिलेंगे।
अब हिमालय से कौन उतर के आता है? हिमालय से शंकर भगवान उतर के आते, बोलेंगे कुछ बच्चे। हिमालय से आती नर्मदा जी, नहीं, ठीक है, गंगा और जो दूसरी रिवर्स हैं, ठीक। नर्मदा कहां पे? कंट्री के सेंट्रल पार्ट में है। थोड़ा सा ड्रेनेज चैप्टर रिवाइज हो गया हमारा। तो अब देखो, हिमालय से रिवर्स आती है और रिवर्स अपने साथ में क्या लेके आती? बोल्डर्स लेके आती, पत्थर के, फर्टाइल एलिमेंट, वो सारी चीज लेके आती है। और ये जो पहाड़ों का फुटहिल्स होता है ना, मतलब पहाड़, मतलब आप माउंटेन देखोगे, माउंटेन्स की जो फुटहिल्स होती है, जो एकदम एक माउंटेन है तो एक माउंटेन का जो बेस रहता है, वो पेडिमोंट प्लेन कहलाता है, वो पेडिमोंट रीजन कहलाता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो नदन प्लेन पूरा कहां से कहां तक है? तो पंजाब, ठीक है, इधर पाकिस्तान वालों के पास भी नदन प्लेन, तो पंजाब से लगा के आप पूरा नदन प्लेन देख लोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक है, ब्रह्मपुत्र रिवर वाला रीजन है। तो इतने पूरे एरिया को जहां पहाड़ खत्म हो रहे हैं, पहाड़ों के जो पैर आ गए, फुटहिल्स आ गए, तो वो फुटहिल्स में क्या है? उस फुटहिल्स को पेडिमोंट प्लेन कहा जाता है। अब पेडिमोंट प्लेन में अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। आप जैसे देखोगे तो यहां पे वही लिखा है, क्या लिखा है, किधर गए, हाँ, तो द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो जो पेडिमोंट प्लेन बताया मैंने आपको पूरा, पेडिमोंट प्लेन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि एलुवियल सॉइल अलग अलग तरह से देखने को मिलती है, मतलब अलग तरह का सैंड पार्टिकल, सिल्ट और क्ले अलग तरह की देखने को मिलेगी, ठीक। तो जैसे अब क्या है, द्वार्स आ गए, तो ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट में जो प्लेन्स है, मतलब ईस्टर्न पार्ट का जो पेडिमोंट प्लेन है, जो पहाड़ के एकदम फुटहिल्स है, वहां पे बड़े बड़े जो बोल्डर्स मिलते हैं, सैंड साइज थोड़ा बड़ा होता है, उसे द्वार्स कहा जाता है, द्वार रीजन, ठीक है। द्वार रीजन के बाद में क्या होता है? द्वार रीजन के बाद में आप देखोगे क्या है, चॉस है। तो चॉस क्या हो जाता है? चॉस एक तरह से आप बोल्डर्स जो बड़े रहते हैं, ठीक है, बोल्डर्स जो बड़े रहते हैं, ये 9th में क्लासिफिकेशन था, बाबर, तराई, भांगर, खादर वाला, उसमें अभी मत जाओ, ठीक है, वो एक अलग एक्सप्लेनेशन। अगर ज्यादा इच्छा हो रही है तो आप 9th क्लास के लेक्चर्स देख सकते हो। लेकिन अब क्या होता है कि तराई रीजन क्या होता है, ये बताता हूं मैं आपको, कि ये पहाड़ है, पहाड़ के जो फुटहिल्स है, तो ये फुटहिल्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो इसे क्या कहेंगे? द्वार कहेंगे, ठीक है, द्वार कहेंगे। अब क्या होता है, जो इधर वाला पार्ट है, नदन पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न नदन पार्ट है, तो वहां पे ऊपर वाला जो रीजन है, तराई से ऊपर वाला रीजन, जहां पे पत्थरों का साइज रिलेटिवली बड़ा रहता है, ठीक है, वो चाउस कहलाता है, चाउस। और चाउस के नीचे आ जाता है तराई, ठीक है। तो क्या बताया यहां पे, देखो, अगर आप देखोगे तो वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। तो अब सैंड का प्रोपोर्शन जो रहेगा बड़ा छोटा रहेगा, कहां पे? द्वार में, द्वार के बाद में चाउस में अगर आप देख लोगे। तराई में क्या हो जाता है कि सिल्ट जो होती है और बारीक हो जाती है, मार्शी लैंड हो जाती है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशंस है, ठीक। आया ना समझ में? तो द्वार, चाउस, तराई, ये सब पेडिमोंट प्लेन में अलग अलग प्रोपोर्शन में जो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ये तो आपने क्या देख लिया, प्रोपोर्शन सैंड, सिल्ट और क्ले का देख लिया, उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वो देख लिया, ठीक है। चाउस में जो है तो क्ले मटेरियल रहेगा, द्वार और चाउस में जो रहेंगे तो बड़े बोल्डर्स रहेंगे थोड़े से। अब अगर दूसरा और क्लासिफिकेशन देखें एलुवियल सॉइल का, तो दूसरा और क्लासिफिकेशन क्या निकल के आता है? तो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, ठीक है, साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, जो कि हमने यहां देख लिया, साइज ऑफ ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, ठीक है। सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उम्र के हिसाब से भी, बच्ची है, बड़ी है, ठीक है, वैसे भी सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, एज के हिसाब से। अब एज के हिसाब से कैसे किया जाता है, देखो, तो भांगर और खादर, भांगर दादी है, खादर अभी छोटी है, कैसे? कंफ्यूजन है, चलो इसको और सिंपल करते हैं हम, ठीक। तो देखो, एज के हिसाब से सॉइल तो क्या मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअसली लाखों सालों से बनते आ रही है, कोई 10 साल वाला फिनोमेना नहीं है ये। तो अब उस हिसाब से आप देखोगे ना, तो भांगर सॉइल क्या होती है? जो पुरानी है। और खादर सॉइल कौन सी होती है? जो नई है। इसको याद रखने का एक और तरीका, जैसे भंगार जो होता है ना घर में, पुराना सामान, भंगार, भांगर, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो भांगर सॉइल मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब खादर जो है, तो खादर को खाद से याद रख लो। खाद क्या होता है? फर्टाइल होता है ना। तो खादर न्यू एलुवियल सॉइल है जो फर्टाइल होती है। खाद से क्या होता है? फर्टाइल होती है, और खादर न्यू होती है। अब भांगर जो है, तो भांगर क्या है? भंगार से ओल्ड होता है, तो ओल्ड एलुवियल है, और ये फर्टाइल कम होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होती, कम फर्टाइल होती है। ध्यान रहेगी ये ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक आपको मदद दिलाएगी भांगर खादर याद रखने में। तो भांगर सॉइल क्या है? ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, लेस फर्टाइल ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, ठीक है। कंकर नोड्यूल्स मतलब क्या है कि जो कैल्शियम के वो नोड्यूल्स रहते हैं, वो ज्यादा पाए जाते हैं भांगर सॉइल में, इसलिए उतनी फर्टाइल नहीं होती है। और खादर की अगर बात करें तो खादर बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, न्यू एलुवियल सॉइल के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इट इज द मोर फर्टाइल देन भांगर एंड इट कंसिस्ट ऑफ मोर फाइन पार्टिकल्स। अब ये क्यों है वो भी रीजन भी समझा देता हूं, चलो मैं आपको। 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार और समझो। क्या है कि आप जैसे देखते हो ना, तो भांगर और खादर
पाई कहां जाती है, इसी डायग्राम से देखो, चलो इसी से अच्छे से समझ में आएगा कि एक नदी जो रहती है, ये नदी है, ठीक है, नदी बहते हुए आ रही है, मतलब ऐसे इमेजिन करो आपके तरफ बहते हुए आ रही है, ठीक है, एक नदी ऐसे बहते हुए आ रही है, तो नदी का पास वाला रीजन जो रहेगा ना, नदी के पास वाले रीजन में जब बाढ़ आती है तो नदी का अभी नॉर्मल साइज ये, बाढ़ आएगी जब नदी यहां तक फैल जाएगी, ठीक है, नदी यहां तक फैल जाएगी, तो नदी के अंदर जितने भी फाइन पार्टिकल है, जो खादर वाला एलिमेंट है, वो खादर वाला एलिमेंट कहां पे, यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा और नदी वापस अपने नॉर्मल रूट में जाएगी, तो नदी अपने वापस नॉर्मल रूट में आ गई, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स थे वो यहां डिपॉजिट हो गए। तो एकदम रिवर बेड के पास वाला रीजन जो रहता है, ये रिवर है तो रिवर का जो पास वाला रीजन रहता है, ठीक है, यहां पे फाइन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं ड्यूरिंग फ्लड, जब फ्लड आती है तो फाइन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये रीजन में खादर सॉइल मिलेगी। अब जो दूर वाला रीजन है ना, तो मैंने क्या बताया कि भांगर जो है तो उसके नोड्यूल्स बड़े रहते हैं, फाइन पार्टिकल नहीं रहता है, ठीक है, कंकड़ रहते हैं उसमें, तो इस कारण से वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती है। अब जो दूर वाला रीजन है तो फ्लड आती भी है तो दूर वाले रीजन में पानी नहीं पहुंचता है, ये सॉइल क्या है, पुरानी है, जो पहले नदन प्लेन बन रहे थे जब, तब ये सॉइल डिपॉजिट हो गई थी यहां पे, तो यहां पे जो पार्टिकल्स मिलेंगे आपको वो रिलेटिवली बड़े रहेंगे और वो रिवर से, रिवर बेड से दूर रहेंगे, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, भांगर कहलाते हैं। भांगर खादर क्या है, क्यों है, कैसी है, सारी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने क्या किया, एलुवियल सॉइल को पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई है। एक सॉइल हमारी कंप्लीट हुई है, ठीक है, पूरा टाइम देंगे, सारी सॉइल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, घबराना मत। क्लियर।